हमारी आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब सोवियत और यूएसए के बीच में एक स्पेस वॉर चल रहा था। इस स्पेस वॉर की शुरुआत सोवियत ने करी थी अपने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर, जिसका नाम था स्पुतनिक। और कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपने एक एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेज दिया जिनका नाम था यूरी गैगरिन। और ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ी बात थी और इससे यूएसए को एक बहुत बड़ा झटका लगा। अब इस झटके के बदले में उन्होंने 1961 में ये अनाउंस कर दिया कि वो अपने एक एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजेंगे और उसे सही सलामत धरती पर वापस ले आएंगे। और ये उस टाइम पे एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क था जो कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि ना तो उस टाइम एक अच्छी फैसिलिटी थी, ना ही कंप्यूटर डेवलप थे और ना ही हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे थी कि ये टास्क पॉसिबल हो पाए। अब उन्होंने ये बात कह तो दी, पर अब इसको पूरा भी तो करना था। इसके लिए उन्होंने 1963 से 1967 तक काफ़ी अनमैन अनमैन्ड टेस्ट किए। अनमैन्ड टेस्ट का मतलब है कि उन्होंने जिसके अंदर इंसान नहीं थे, ठीक है, सिर्फ उन्होंने टेस्टिंग करी, मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करी और अपनी रॉकेट की टेस्टिंग करी। देन पहला जो मैन टेस्ट है उसको करने की प्लानिंग की गई 1967 में। 1967 में जो टेस्ट करना था वो नहीं हो पाया क्योंकि जिन एस्ट्रोनॉट्स को भेजना था अंतरिक्ष में उनके कैबिन में आग लग गई, जिसके कारण उसको कैंसिल करना पड़ा। देन उन्होंने 1968 में फिर से काफ़ी सारे अनमैन्ड टेस्ट किए और कुछ एक मैन टेस्ट किए, बिल्कुल चांद के पास ले जाकर वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेके आए धरती पर। देन फाइनली वो डे आया 16 जुलाई 1969 का, जब अपोलो 11 को लॉन्च करना था। अपोलो 11 ह्यूमन हिस्ट्री का या फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन का पहला मिशन बनने वाला था जो कि इंसानों को चांद पर लेके गया और चांद से फिर वापस लेके आया है। अमेरिका तो यही कहता है। अब इसके पीछे कितना सच है वो हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। अब 16 जुलाई 1969 में अपोलो 11 के लिए 3 एस्ट्रोनॉट्स को चुना गया जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन। अब इसमें से आप दो को तो काफ़ी अच्छे से जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को तो आपने काफ़ी सुना है, पर आप माइकल कॉलिंस को काफ़ी कम जानते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ था माइकल कॉलिंस के साथ में जो आप लोग उन्हें इतना कम जानते हैं, हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब हमारी जो अपोलो 11 था उसके अंदर क्या था, मेनली 3 मॉड्यूल्स थे। एक पहले मॉड्यूल का नाम था कमांड मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल था सर्विस मॉड्यूल और तीसरा मॉड्यूल था लूनार मॉड्यूल। कमांड मॉड्यूल को कमांड कर रहे थे मेनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लूनार मॉड्यूल को कमांड कर रहे थे बज एल्ड्रिन और सर्विस मॉड्यूल को कमांड कर रहे थे मेनली जो हमारे माइकल कॉलिंस थे वो। अब जो चांद पर लैंड होना था वो होना था लूनार मॉड्यूल। तो 16 जुलाई 1969 के अंदर जो हमारा अपोलो 11 है उसको लॉन्च कर दिया गया और वो 10 मिनट के अंदर धरती के ऑर्बिट को क्रॉस कर चुका था, मतलब धरती के ऑर्बिट में पहुंच गया था। और वहाँ पे उसने धरती के 1.5 डेढ़ रिवोल्यूशंस लगाए और उसके बाद में वो धरती के ऑर्बिट से बाहर निकल गया। धरती के ऑर्बिट से बाहर निकलने के बाद उसने 40,000 किलोमीटर्स का जो सफ़र है वो तय किया और उसके बाद में वो चांद के ऑर्बिट में पहुँच गया। अब चांद के ऑर्बिट में पहुँचने के बाद जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो अपोलो 11 थे उसके 3 मॉड्यूल्स थे, कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनार मॉड्यूल। अब चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद जो हमारा कमांड मॉड्यूल था और जो सर्विस मॉड्यूल था उससे लूनार मॉड्यूल को अलग होना था, मतलब कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल CSM से लूनार मॉड्यूल को अलग होना था। तो अब CSM को तो बाहर ही रहना था, चांद के ऑर्बिट में ही रहना था और लूनार मॉड्यूल को चांद पे लैंड करना था। तो जो CSM बाहर रहेगा उसके अंदर भी तो कोई एस्ट्रोनॉट चाहिए था। तो जो माइकल कॉलिंस थे वो CSM के अंदर ही रहे। उसके अंदर एस्ट्रोनॉट क्यों चाहिए था? क्योंकि जब लूनार मॉड्यूल वापस से चांद से वापस आएगा उड़कर तो उसको वापस से CSM के साथ में कनेक्ट होगी तो धरती के पास आना था, धरती के ऑर्बिट में आना था। तो कनेक्ट करने के लिए CSM के अंदर भी एक एस्ट्रोनॉट की जरूरत थी। तो माइकल कॉलिंस CSM के अंदर रहे थे, वो चांद पे लैंड ही नहीं किया था, मतलब वो लूनार मॉड्यूल के अंदर नहीं गए थे। तो इसलिए हम क्या है माइकल कॉलिंस को कम जानते हैं। चांद पर जो मेनली 2 एस्ट्रोनॉट गए थे वो थे बज एल्ड्रिन और साथ साथ में नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो माइकल कॉलिंस CSM के अंदर रहे और जो बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो लूनार मॉड्यूल के थ्रू चांद पर लैंड करने के लिए चले गए। जब वो चांद पर लैंड कर रहे थे तो उन्हें 150 मीटर की ऊंचाई से दिखा कि जहाँ पे उनकी लैंडिंग साइट है वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े पत्थर है, बड़े बड़े रॉक्स है। तो उन्होंने अपनी जो लैंडिंग साइट है वो चेंज कर ली, उनकी जो लैंडिंग साइट है वो चेंज कर दी गई और वो अपनी लैंडिंग साइट से कुछ दूरी पर मेनली लैंड किए। अब लैंड करने के बाद में जब वो उतरने लगे, मतलब लैंड करने के बाद में जब उनका गेट खुला तो वहाँ पे एक स्विच था, उतरते टाइम गलती से वो स्विच टूट गया और उस स्विच का पता भी नहीं चला टूटने का, क्योंकि क्या है कि चांद पे हवा नहीं थी तो कोई आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं आई और उनको भी पता नहीं चला। तो जब गेट खोला तो सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना कदम रखा और वो मोमेंट जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा
वो एक गोल्डन अक्षरों में लिख दिया गया पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन कभी भी नहीं भुला पाएगी। Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. On this July 20th, 1969. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Neil. देन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद में बज़ एल्ड्रिन चांद पर आए। मतलब पहले बंदे जो थे चांद पर कदम रखने वाले वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और जो दूसरे थे वो बज़ एल्ड्रिन थे। जब उन्होंने चांद पे उतरे, चांद पे उतरने के बाद में उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट सप्लाई किए, जैसे कि मिरर्स लगाया, पैसिव सीज़्मोमीटर्स लगाए वहाँ पर, और काफ़ी सारे अलग इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे लगाए। साथ साथ में वहाँ से उसके जो पत्थर थे और उसकी मिट्टी थी उनके सैंपल्स कलेक्ट किए। वो सैंपल्स कलेक्ट करके वो धरती पर लाना चाहते थे ताकि उनकी टेस्टिंग की जाए कि आखिरकार यहाँ की मिट्टी में या फिर यहाँ की रॉक्स में आखिरकार पाया क्या जाता है। देन उन्होंने वहाँ पे अपनी कंट्री का फ्लैग लगाया जो अमेरिका का नेशनल फ्लैग है। देन वो वापस से ल्यूनार मॉड्यूल के अंदर गए। ल्यूनार मॉड्यूल में जाने के बाद में उन्होंने जब वापस से उड़ना चाहा तो उन्होंने देखा कि जो स्विच है वो तो टूट गया और स्विच के बिना वो वापस से उड़ नहीं सकते थे। तो अब वहाँ पे उन्होंने एक तरकीब लगाई। स्विच मेनली क्या है, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक बॉल पेन का यूज़ किया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, उन्होंने एक बॉल पेन का यूज़ करके उस सर्किट को कंप्लीट किया और देन जो ल्यूनार मॉड्यूल था उसको वापस से उड़ाया। जब ल्यूनार मॉड्यूल चांद की जो ऑर्बिट थी, चांद के ऑर्बिट के अंदर आया, मतलब वो वापस से उड़ा, तो वहाँ पे ऊपर जाके वो CSM से क्या है कनेक्ट हो गया और फिर वापस से वो धरती की ऑर्बिट की तरफ चल पड़ा। धरती की ऑर्बिट में एंटर करने के बाद में जो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल था उनको भी अलग होना था। तो कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल को अलग किया गया और जो सर्विस मॉड्यूल है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स थे वो मेनली कमांड मॉड्यूल के अंदर रहेंगे और जो सर्विस मॉड्यूल है वो डिस्ट्रॉय हो जाना था। तो सर्विस मॉड्यूल के अंदर काफ़ी सारे थ्रस्टर्स लगाए हुए थे ताकि जब ये टूटे, जब ये मतलब अलग हो कमांड मॉड्यूल से, तो उसके अंदर वो थ्रस्टर्स काम करे और उसके टुकड़े टुकड़े ना हो, क्योंकि अगर वो उसके टुकड़े हुए डेब्रिस होगा तो वो डेब्रिस क्या कर सकता है, कमांड मॉड्यूल को अफेक्ट कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो धरती के ऑर्बिट के अंदर एंटर करने के बाद में कमांड मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल से अलग किया गया। सर्विस मॉड्यूल के अंदर कुछ एक थ्रस्टर्स अप्लाई किए गए थे। वो थ्रस्टर्स क्या है, इसको डिस्ट्रॉय होने से, जो धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर जब वो एंटर करेगा तो उससे फ्रिक्शन के कारण क्या है, उसके अंदर आग लग जाएगी। तो उससे बचाने के लिए वो थ्रस्टर्स लगाए गए थे। बट जब कमांड और सर्विस मॉड्यूल को अलग किया गया तो जो थ्रस्टर्स है वो काम ही नहीं किए। ठीक है, अब थ्रस्टर्स काम नहीं किए तो उसकी वजह से क्या है, उसमें आग लग गई और उसके डेब्रिस फैल गए वहाँ पे पूरे एरिया के अंदर। अब वो कमांड मॉड्यूल के इतने पास था कि वहाँ पे चांसेस इतने थे कि उसके जो डेब्रिस है या उसके जो टुकड़े हैं वो कमांड मॉड्यूल को भी अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी जान को खतरा था। और इस मिशन में उन एस्ट्रोनॉट्स की जान को इतना ज़्यादा खतरा था कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने पहले ही एक लेटर लिखा हुआ था, एक स्पीच तैयार कर रखी थी कि अगर एस्ट्रोनॉट्स किसी तरह मर जाते हैं तो वो बाद में वो स्पीच न्यूज़ में देंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो वो कमांड मॉड्यूल था वो मेनली समुद्र के अंदर लैंड किया। वहाँ से उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को रेस्क्यू किया गया। और देन उन्हें क्वारंटाइन रखा गया कुछ टाइम के लिए कि चांद पे कुछ एक वायरस ऐसे हो जो वो धरती पे ले आए हो, तो उसलिए उन्हें 1 या 2 हफ्ते के लिए उनको क्वारंटाइन रखा गया। देन उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह अपोलो 11 मिशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चंस उठते हैं। आपने काफ़ी सारी पोस्ट देखी होगी सोशल मीडिया पर जो ये कहती है कि जो अपोलो 11 मिशन था वो फेक था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो उन्होंने धरती पर ही रिकॉर्ड कर इंसानों को पागल बनाया था। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम देते हैं अभी। अब देखिए, अब अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में एक स्पेस वॉर चल रहा था यूएसए और सोवियत के बीच में, तो दोनों काफ़ी दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे उस टाइम पे। तो अगर ऐसा होता, अगर ये फेक होता, तो जो हमारी सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन की एक बुक है द ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया, उसमें उन्होंने अमेरिका के इस अपोलो 11 मिशन की काफ़ी तारीफ करी है। तो सोवियत वो बिल्कुल भी नहीं करता अगर ये फेक होता तो। दूसरा ये क्वेश्चन उठता है कि जो उन्होंने फ्लैग वहाँ पे लगाया था अमेरिका ने, वो फ्लैग आपको वेव करता हुआ दिखेगा।
तो वो वेव कैसे कर सकता है, क्योंकि चांद पर तो कोई हवा ही नहीं होती ना। तो इसका आंसर ये है कि उस फ्लैग के अंदर उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल जो पाइप है वो भी डाली हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे ये फ्लैग वेव नहीं करेगा। तो हॉरिजॉन्टल पाइप की वजह से जो फ्लैग है वो ऊपर की तरफ था, और जब उसको लगा रहे थे तो उस टाइम उनको क्या है, थोड़ा सा उनकी हाथ के कारण क्या है वो फ्लैग थोड़ा हिल गया था, और उसी टाइम पे क्या है वो फोटो ली गई, जिसकी वजह से हमें उस फोटो में वो जो फ्लैग है वो वेव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा अपोलो 11 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। So that's it for today's video, and if you really like this video, then subscribe our channel and share it with your friends.